नेक्स्ट टॉपिक है जी आपका एथिक्स फॉर मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। जैसे मैंने पहले कहा कि जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें स्पेसिफिकली मैं बता दूंगा कि याद करने वाला है क्या। तो आपको स्पेसिफिकली मेमोराइज करना है आईएमए स्टेटमेंट ऑफ एथिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिस के 4 स्टैंडर्ड सीसीआईसी, वो याद करने हैं। प्रिंसिपल्स पढ़ लें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लें, इंटेग्रिटी क्या होता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स जिससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि हाउ वी कैन असिस्ट आवर एम्प्लॉइज टू बिहेव एथिकली, कोड ऑफ एथिक्स है वो। लेकिन जो 4 स्टैंडर्ड्स हैं जो विल स्पेसिफिकली मेंशन करूं वो आपको याद करने चाहिए, आइडियली विल हेल्प यू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। तो आपको एग्जाम में यू शुड बी एबल टू अप्लाई दीज स्टैंडर्ड्स, विल स्टडी कि अगर कोई फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग देखते हैं तो आपको क्या करना है, कोई आपको फाइनेंशियल मैनिपुलेशन करने के लिए बोला गया एनालिसिस में क्या करना है, या बजट्स में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिजल्ट्स में, तो व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू मेक सम चेंजेस इन। तो हम इसमें 2 तरह की चीजें पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे 4 प्रिंसिपल्स जिनको आप याद कर सकते हैं विद द वर्ड H4, H फॉर ऑनेस्टी, फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइए, मैंने इन प्रिंसिपल्स को कहीं एक्सप्लेन नहीं किया, ये हॉक में तो ग्लाइम की बुक में तो सिरे से है ही नहीं, हॉक ने इनको थोड़ा एक्सप्लेन किया, ऑनेस्टी, फेयरनेस, ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ये चारों जो स्टैंडर्ड्स जो आपके प्रिंसिपल्स इनको कहते हैं, ये कहीं डिफाइंड और डिस्क्राइब नहीं है आईएमए के लिटरेचर में। जिनको मेमोराइज करना है आपको स्पेसिफिकली 4 स्टैंडर्ड्स को, वो ये हैं जिनको हम सीसीआईसी के नाम से याद कर सकते हैं। दैट इज दी कॉम्पिटेंस, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। इनको आपने वर्ड टू वर्ड याद करना है एक स्टेटमेंट में। सो इनकी जस्ट आपको एक जनरल एप्रिसिएशन चाहिए कि ये है क्या, इनको आपको रट्टा मारना, मेमोराइज करना कि है क्या। ईच लाइन यू नो कि अगर कोई आप सिनारियो पढ़ रहे हैं एग्जाम में तो यू शुड नो कि कौन सा स्टैंडर्ड वायलेट हुआ। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको करता है। और फिर इसके बाद जो फाइनल सेक्शन हम पढ़ेंगे, इसमें फाइनल सेक्शन वो है आपका रेजोल्यूशन ऑफ एथिकल कॉन्फ्लिक्ट। और एथिकल इशू आया उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, और ये चीज अक्सर सीएम एग्जाम में आती है ओवर द ईयर्स। और मोर स्पेसिफिकली जो कॉमन क्वेश्चंस आएंगे आपको वही होंगे कि आप एक एथिकल डिलेमा में फंस गए हो, आप रिपोर्ट किसको करो, टू होम शुड यू रिपोर्ट, किसको रिपोर्ट करें, ये हमने समझना है आज। और फिर ये भी देखेंगे आपका अगर कोई मसले का हल नहीं निकला तो आप आईएमए की एथिकल हॉटलाइन इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने इश्यू बताओ, एंड देन आईएमएस काउंसलर विल हेल्प यू सॉर्ट आउट द इश्यूज। नॉर्मली इसकी नौबत नहीं आती, इस हद तक हम नहीं जाते, उससे पहले कोई रेजोल्यूशन हो जाता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली, आप चाहे सीएमए स्टूडेंट हैं या सीएमए क्वालिफाइड हैं, तो आपको इन चारों स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। Adherence to these provisions is integral, ये लाजमी है। In order to, even you're not qualified, you're a member, you have to follow. तो हमसे एक्सपेक्ट क्या करता है आईएमए कि हम कोई ऐसी गंदी हरकत खुद भी नहीं करेंगे, और अगर कोई करेगा तो उसको बख्शेंगे भी नहीं। Nor will we do this anything ourselves, nor shall we condone any person who violates the standard within the organization. अब क्वेश्चन बनता है कभी बाकी जो मेंबर्स हैं हमारे इदारे में, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज हैं, वो आईएमए मेंबर्स तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आईएमए मेंबर्स नहीं है, लेकिन दे हैव डन समथिंग अनएथिकल, तो आपको उसके अनएथिकल एक्ट का कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन में हल करना है। इवन दे आर नॉट मेंबर, यू आर, सो यू हैव टू सी इफ एनी वन ऑफ देम इज डूइंग समथिंग अनएथिकल अंडर दीज 4 स्टैंडर्ड, तो आपको रिपोर्ट करनी। तो ये हम पढ़ेंगे 4 स्टैंडर्ड बड़ी डिटेल से। इससे पहले थोड़ा सा हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को समझते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बुराई की जड़ है, इसलिए आईएमए एम्फसाइज करता है कि आप साफ सुथरे दिल से भी हों और साफ सुथरे दिखें भी। राइट, मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। सो यू हैव टू मिटिगेट द एक्चुअल एंड अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक डॉक्टर हैं और आप एक स्पेसिफिक मेडिसिन बार बार रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये मेडिसिन कंपनी आपको ठीक ठाक अमाउंट में पे करती है कमीशन। तो ये क्लियरली एक तो नजर भी आ रहा है कि डॉक्टर बार बार यही मेडिसिन दे रहा है, तो अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है, और एक्चुअली नजर ऐसा हो भी रहा है। तो आईएमए ये कहता है कि, और जनरली हर प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडी के जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, कि आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मिटिगेट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है कि जब आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मिक्सचर कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। अब पर्सनली मुझे तो पैसा चाहिए, प्रॉफिट, लेकिन ऑफिशियली आपको एक जिम्मेदार डॉक्टर की बेसिस पे वो मेडिसिन रिकमेंड करनी चाहिए, प्रिस्क्राइब करनी चाहिए जो पेशेंट के लिए अच्छी है। तो जब अपने जाती मफाद को अपनी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ कंफ्यूज करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आईएमए ये कहता है, और मैं भी ये कहता हूं,
कि आप ना सिर्फ साफ सुथरे हों, एक्चुअल में आप साफ सुथरे दिखें भी, नीट एंड क्लीन. अ पर्सन इज नॉट ओनली नीड्स टू लुक क्लीन, ही हैज टू बी क्लीन एज वेल इन रियलिटी. जैसे आप इसके लिए फिर आप क्या करें, एग्जाम्पल दी, उसने कहा जी आप अपने किसी सप्लायर, कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इन पार्टीज में तो ये रिलेटेड पार्टीज हैं, तो उससे आपका एक पर्सनल इंटरेस्ट और बिजनेस का इंटरेस्ट, उसमें कंफ्यूजन आ जाएगी. आपके पर्सनल इंटरेस्ट इन पार्टीज में है और आपकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनमें कंफ्यूजन आ जाएगा इफ यू कीप अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन योर कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर और एनी अदर रिलेटेड पार्टी जिससे फाइनेंशियल लेन देन है. ठीक है. या मे बी इन मोस्ट केसेस द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, दे यूज प्रिविलेज इंफॉर्मेशन जो आपको अपने बिजनेस से मिली है और आपकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कीप द इंफॉर्मेशन सेफ, लेकिन आप उसको पर्सनल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करते. प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, शेयर प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को डिस्क्लोज करते हो, दिस इज बैड. तो क्या ये चीज अवॉइड करनी, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन हो सकती है विच यू हैव टू अवॉइड. तो अब इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सेफ गार्ड्स देने होंगे. अभी हम स्टैंडर्ड में नहीं गए, अभी जस्ट ओवरव्यू हम देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का. तो कह रहे पहला जो स्टेप हम ले सकते हैं कि कंपनी एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जहां बड़ा डिफाइन कर दे के एम्प्लॉइज कर कह सकते हैं, व्हाट दे शुड डू. एक पहला स्टेप ये. फिर ये कि जो जो एम्प्लॉइज हमारे हैं उनसे हम कहें जी फुल डिस्क्लोजर करो कि आपको किसी के साथ लेना देना तो नहीं है, लिख के दो. और अगर कोई इंप्लॉय करना चाहे किसी कस्टमर, सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर में, रिलेटेड पार्टी में कोई इन्वेस्टमेंट, तो भाई पहले प्रायर नोटिफिकेशन दो, हमें भी दो, उस पार्टी को भी दो, हमें पता हो किसका किस कहां का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है. यानी इन अदर वर्ड्स तमाम जो रिलेटेड पार्टीज हैं उनको इन्फॉर्म किया जाए कि ऐसी ट्रांजेक्शन होने जा रही है. ठीक है. और एक एक्सट्रीम सिचुएशन ही हो सकती है, लाइक द वे आई वाज वर्किंग इन अ कंपनी, उन्होंने कंप्लीट प्रोहिबिट कर दिया कि आपने किसी किस्म की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करनी नहीं है, टोटली बैन है किसी सप्लायर, कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर से. ये भी हो सकता है. ठीक है. और उसके अलावा बस वंस वी हैव मेड आउट दीज लॉज शुड एक्चुअली बी इम्प्लीमेंटेड, ये दिखे नजर आए हमें अप्लाई होते हुए. तो फिर जो सीनियर मैनेजमेंट है, इट मस्ट प्रमोट स्ट्रॉन्ग एथिकल बिहेवियर इन कॉर्पोरेट एक्शन. खुद भी दिखे करके दिखाए सीनियर मैनेजमेंट, जो हमसे एक्सपेक्ट करी एथिकल बिहेवियर, वो खुद भी एक रोल मॉडल बने. ठीक है. और स्पेशली इंप्लॉइज जिनको कोई गिफ्ट या कोई फेवर या कोई हॉस्पिटैलिटी मिलती है, तो इस गिफ्ट, फेवर, हॉस्पिटैलिटी को वो अपने डिसीजंस में इन्फ्लुएंस ना होने दें. तो आइडियली दे शुड रिफ्यूज एनी गिफ्ट, फेवर और हॉस्पिटैलिटी. क्योंकि अगर आप गिफ्ट, फेवर या हॉस्पिटैलिटी ले लेंगे तो एक व्यू जाएगा कि पर्सन इज नॉट राइट. मे बी यू आर नीट, आपने गिफ्ट, फेवर, हॉस्पिटैलिटी ली है एज ए टोकन ऑफ और जस्ट ऑफ गुडविल, लेकिन लोग विल क्वेश्चन. आप काम अगर आप इंटेंशन से करेंगे, प्रोफेशनली भी करेंगे, बट स्टिल योर इंटेग्रिटी इज इन क्वेश्चन. सो दैट्स द पॉइंट आई वांट टू मेक, कि आपने ना सिर्फ साफ सुथरा होना है, नीट एंड क्लीन, एक्चुअल में आपको दिखना भी है. तो इसलिए ये गिफ्ट, फेवर और हॉस्पिटैलिटी ना लें, क्योंकि अगर ये ले लेंगे तो आपकी प्रोफेशनल अपीयरेंस पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. सो डोंट डू दैट. यू नीड टू बी क्लीन एंड यू नीड टू लुक क्लीन. अब एक बड़ी चीज ने एग्जाम्पल दी है. वो कहते हैं कि एक ऑडिटर था, ऑडिटर भाई बड़े अच्छे मुतव्वा टाइप आदमी था. उसने अपने ऑडिटी से लोन लिया प्राइवेट कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में, और एट द सेम टाइम वो ऑडिटर भी था. उसने ऑडिट कंडक्ट किया बड़ी नीयत के साथ, प्रोफेशनली, ड्यू डिलीजेंस के साथ, ड्यू प्रोफेशनल केयर के साथ ऑडिट किया, रिपोर्ट दे दी. बाद में पता लगा जी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मटीरियल में स्टेटेड थी. अब ऑडिटर जो कि अपने प्रोफेशनल काम से मुतमईन था कि ही इज डन द राइट थिंग, but when it was revealed that he had taken loan from the auditee, उससे उसकी पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ गया. He was clean, but he was not appearing to be clean. Conflict of interest apparently आ गया कि चूंकि आपने पैसे पकड़े ऑडिटी से लोन के, तो आपने कॉम्प्रोमाइज किया. तो अगर आप ये फेवर रिफ्यूज कर देते तो आप जेल से बच सकते थे. लेकिन जब आपने फेवर रिसीव कर ली, अब एक परसेप्शन लोगों के दिमाग में डाल दिया कि भाई ऑडिटर ने पैसे लिए हैं उधार, तो ये तो आप ऑडिटी यानी क्लाइंट की फेवर में बोलेगा. दिस इज व्हाट यू शुड अवॉइड. यू हैव टू बी क्लीन एंड यू नीड टू लुक क्लीन एंड यू नीड टू अवॉइड द अपेरेंट एंड एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट. ले जी, अब चलते हैं हम कुछ ब्रीफली डिस्कस करेंगे आईएमए के जो 4 प्रिंसिपल्स हैं. ऑनेस्टी, फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज 4. ये ग्लाइम की बुक में नहीं है, मे बी यू विल फाइंड इट इन वाइलिस बुक. हॉक में तो डेफिनेटली है, हॉक से मैंने एक्सपेक्ट किया.
तो इन प्रिंसिपल्स को हम जनरली समझते हैं, ओवर आर्किंग प्रिंसिपल्स, ये फाउंडेशन है समझ लें आपके एथिकल स्टैंडर्ड की। तो आप मेंबर्स को एक्ट करना है इन अकॉर्डेंस विद दीज प्रिंसिपल्स। तो हम इन प्रिंसिपल्स को जस्ट इन कॉमन लैंग्वेज जो समझते हैं उसके मुताबिक इसको लेके चलते हैं। पहला इसमें जो स्टैंडर्ड है वो है ऑनेस्टी का। ठीक है, इफ यू मेंशन एनी ऑफ द प्रिंसिपल, अगर आप प्रिंसिपल्स मेंशन कर देते हैं अपने ऐसे टाइप में तो ये आपके जवाब को मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे। इफ यू मेंशन एनी प्रिंसिपल्स यू विल नीड टू बी एबल टू डिफाइन देम। तो चूंकि इनको डिफाइन करना मुश्किल है तो आईएम की स्टेटमेंट ने कहीं नहीं दिया डेफिनेशन, विच डेफिनेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं आर नॉट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। स्टेटमेंट में 4 स्टैंडर्ड हम देखेंगे। तो पहला जो इसमें प्रिंसिपल है वो ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का आम मीनिंग हम लाइफ में क्या लेते हैं, इसने काफी सारे दिए हैं लेकिन हम इसमें 2-3 ले लें एंड दे शुड बी सफिशिएंट। ऑनेस्टी का मतलब हम लेंगे स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ऑफ कॉन्डक्ट, बीइंग ट्रूथफुल, बीइंग सिंसियर, जस्ट 2 और 3 शुड बी सफिशिएंट। बीइंग अपराइट, जस्ट ऑनेस्टी का मीनिंग हम लेते हैं बंदा बिल्कुल जो सच के साथ दे, सिंसियरिटी मुखलिसी के साथ, स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडक्ट, इसको आप ऑनेस्टी बोलते हैं इन आवर नॉर्मल। क्योंकि ये कहीं डिफाइन नहीं किया है मैंने, तो ये जनरल मीनिंग हम ऑनेस्टी से लेते हैं। सो इफ यू जस्ट रिमेंबर अ कपल ऑफ वर्ड्स, this should be sufficient to describe and define what honesty is. Being upright, being truthful, being sincere. फिर नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है आपका वो है ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा अगला सॉरी फेयरनेस है, एज फॉर, नेक्स्ट फेयरनेस है जी। फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब है आपने कोई तरफदारी नहीं करनी। बीइंग इम्पार्शियल, अनबाइस्ड, बस इतनी बात समझ ली जो जनरल फेयरनेस की मीनिंग है। तो आपने इसको डिस्क्राइब कर दिया, डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब यहां उसने काफी सारी दी हुई है इसकी डिफरेंट इटरेशंस फॉर्म में कि फ्री फ्रॉम एनी बाइस और डिसऑनेस्टी और इनजस्टिस, सफिशिएंट, इतना भी अगर आप याद रह जाए आपको तो सफिशिएंट। ठीक है, बाकी टॉलरेंट, एक्सेप्टिंग, तो बहुत सारे वर्ड्स इसमें आ सकते हैं, तो दीज 3 शुड बी सफिशिएंट। खाली इवन ये वर्ड भी काफी है, इम्पार्शियल एंड फ्री फ्रॉम बाइस, दैट्स ऑल। आप फेयर हैं, यू डू नॉट गो फॉर योर पर्सनल ग्रजेस, इम्पार्शियल, फ्री फ्रॉम बाइस, ये है जी आपका प्रिंसिपल फेयरनेस। फिर आगे जो थर्ड प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या आपने काम अपने एस्टेब्लिश क्राइटेरिया के बेसिस पे करना है, जजमेंट आपने एस्टेब्लिश सेट ऑफ क्राइटेरिया पे देना है। आपने अपनी फीलिंग्स को, अपने प्रेजुडिस को बीच में नहीं लाना। आपने जो भी एनालिसिस रिकमेंडेशन देनी है इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स अलोन। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि जी बायस, फ्री फ्रॉम बायस एंड फ्री फ्रॉम प्रेजुडिस दे आर द सेम थिंग। प्रेजुडिस और बायस दे आर द सेम, तो इसलिए कुछ ओवरलैपिंग एरिया मिलेंगे। बस हमें जो अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब सिंपल अगर ये रखें कि हमने अपने जजमेंट्स को सिर्फ फैक्ट्स पे बेस करना है, अपने बायस पे या अपने प्रेजुडिस पे नहीं करना, अपनी फीलिंग्स पे नहीं करना। ऑब्जेक्टिव मतलब आपने फैक्ट्स पे, नंबर्स पे बात चलनी है, अपने ग्रज को पीछे रखना है, दैट्स द ऑब्जेक्टिविटी। फिर लास्ट रिलेटिवली जरा सिंपल समझना, उसमें इतनी ओवरलैपिंग नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आखिरी जो प्रिंसिपल है आपका। जहां भी आप काम करें यू आर आंसरेबल टू समवन, किसी न किसी को आप जवाब दें हैं, आप जिम्मेदार हैं, आंसरेबल हैं। सो रिस्पॉन्सिबल मतलब जो आप कह रहे हैं कि मैं करूंगा वो आप एक्चुअली करें भी। क्यों? क्योंकि यू आर आंसरेबल टू समवन। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स बीइंग आंसरेबल, you are responsible to accountable for your own work you do। तो एक कंट्रोल और मैनेजमेंट के पॉइंट व्यू से हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबल का मतलब है कि आपने किसी न किसी को जवाब देना है। सो हमने 4 प्रिंसिपल्स पढ़े, ब्रीफली इनको देखा और इसी हद तक देखना है आपने। ऑनेस्टी, फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैंने बताया जस्ट ब्रीफली ऑनेस्टी का मीनिंग ले जी बीइंग सिंसियर, बीइंग अपराइट, काफी है। फिर फेयरनेस की जब आप बात करें तो कहें जी फेयरनेस का मतलब है कि किसी बायस के बगैर, इम्पार्शियल। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब आपने अपने जजमेंट्स को फैक्ट्स पे बेस करना है, अपनी फीलिंग्स पे नहीं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी देखा आपने कि हमें बीइंग रिस्पॉन्सिबल, हमें किसी न किसी को जवाबदेह होना है। सो बीइंग आंसरेबल, सो वी विल डू व्हेन यू से यू विल डू, हम जो कहें वो करें भी क्योंकि हमें जवाब देना, बट वी आर रिस्पॉन्सिबल टू समवन। ये थे 4 प्रिंसिपल्स। अब जो करने जा रहे हैं, दिस इज मटीरियल स्टफ विच यू नीड टू मेमोराइज आइडियली। ये आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, मेरी हमेशा रिकमेंडेशन रहती है। अब जो हम स्टैंडर्ड करने जा रहे हैं इनको ब्रीफली एक लाइन में पढ़ूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज यू नीड टू नो। आप कह रहे हैं जी मेंबर अगर इन स्टैंडर्ड्स को वायलेट करता है तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा।
यहां जो आप देख रहे हैं पहला CCCIC, पहला C here means competence. Competence standard explicitly वाज़ेह तौर पे जो बता रहा है वो ये कहता है competence standard कि आप एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपने मेंटेन करना है अपनी प्रोफेशनल लीडरशिप को, अपनी एक्सपर्टीज को, अपनी नॉलेज और स्किल्स को। CMA बन के बैठ नहीं जाना, आपने इसको मेंटेन करना है। मेंटेन योर प्रोफेशनल लीडरशिप, योर एक्सपर्टीज बाय एनहांसिंग योर नॉलेज एंड स्किल्स। कॉम्पिटेंस काफी रिलेट करता है क्लियरली कि आपको अपने आप को अप टू द मार्क रखना है, अपनी नॉलेज और स्किल्स को एनहांस करना है। फिर आगे कहते हैं यही स्टैंडर्ड कि जो आपने काम करना है कॉम्पिटेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने रेलेवेंट लॉज, रेलेवेंट रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करना है। अगर आप कॉम्पिटेंट है तो डेफिनेटली आप रेलेवेंट लॉज, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स को जानते होगे जो आपके काम को अफेक्ट कर रहे हैं। फिर तीसरी चीज, चूंकि हम मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, हमसे मैनेजमेंट कुछ इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करती है, तो अगर तो हम कॉम्पिटेंट हैं तो वी विल बी प्रोवाइडिंग एक्यूरेट, क्लियर, कंसाइज एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। ठीक है, दैट इज एक्सप्लिसिटली क्लियरली मेंशन्ड एज कॉम्पिटेंस। और जहां कहीं ऐसे टाइप में आपको या इवन MCQs में कोई इश्यू आता है कि आइडेंटिफाई करें कौन सा स्टैंडर्ड वायलेट हुआ, तो इफ यू हैव लर्न दीज लाइंस यू वुड नो एग्जैक्टली क्या चीज वायलेट हुई। कहीं आगे जी कि ऑडिटर ने या मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए, दैट मींस ही हैज वायलेटेड कॉम्पिटेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, एंड रिकॉग्नाइज एंड हेल्प मैनेज रिस्क। ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको मैनेजमेंट को असिस्ट करना है रिस्क को रिकॉग्नाइज करने में और उनको उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको यानी इसको मैनेज करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट में। ये एक एडिशन की है उसने, एथिक्स रिवाइज हुआ आपका अबाउट 3 to 4 years ago, तो पहले ही चीज नहीं थी, स्पेसिफिकली बोल्ड की हमने, ये इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो ये आपका तना पहला जो निमोनिक का पार्ट था सी। नेक्स्ट अगेन यू हैव सी, एंड नेक्स्ट सी इज कॉन्फिडेंशियलिटी। पहली लाइन वही है कि अगर आप स्टैंडर्ड को वायलेट करेंगे तो डिसिप्लिनरी एक्शन आ रहा है जी आपके खिलाफ। तो कॉन्फिडेंशियलिटी काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म इटसेल्फ है, लेकिन IMA क्या कहता है? IMA कहता है जी कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो आपने नहीं किसी को बतानी, एक्सेप्ट जब तक आपको कानून ना कहेंगे, जब तक आप ऑथोराइज नहीं है उस इंफॉर्मेशन को देने। आपने इंफॉर्मेशन को अपने अपने तक ही रखना है। फिर ना सिर्फ आपने इंफॉर्मेशन को अपने तक रखना है, बल्कि इर्द गिर्द जो आपके जो लोग हैं उन सबको इन्फॉर्म करें कि भाई आप सब इस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का ध्यान से इस्तेमाल करें। और सिर्फ ये कहना काफी नहीं है, आपने अपने इर्द गिर्द देखना है कि लोग इस बात को फॉलो भी कर रहे हैं, मॉनिटर टू इंश्योर कंप्लायंस। ठीक है, आपने खुद भी कॉन्फिडेंशियलिटी स्टैंडर्ड को मीट करना है और इर्द गिर्द लोगों को भी देखना है कि दे फॉलो। और आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, रिफ्रेन, बाज रहें फ्रॉम यूजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर एनी अनएथिकल और इलीगल एडवांटेज। किसी मफाद के लिए, फायदे के लिए, अपने या अपने से रिलेटेड लोगों के लिए आप इस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, रिफ्रेन करेंगे। सो दिस इज क्लियरली स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड एज पर कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट जनाब जो स्टैंडर्ड है वो है आपका IR, नेक्स्ट दैट मींस इट्स इंटेग्रिटी। नेक्स्ट इज I। अब इंटेग्रिटी को IMA क्या कहता है, ये थोड़ा बड़ा है, इसमें स्टेटमेंट ज्यादा है। पहला तो जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपने एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट्स को और अपैरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटिगेट करना, मिटिगेट एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट जो नजर आ रहा है, वो आप ना सिर्फ क्लीन हो बल्कि क्लीन दिखें भी, और रेगुलरली कम्युनिकेट करें अपने तमाम बिजनेस एसोसिएट्स को कि भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना। एंड ऑल पार्टीज एडवाइज ऑल पार्टीज ऑफ एनी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए तो आप अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और पर्सनल एडवांटेजेस को कंफ्यूज कर दोगे, विच कुड बी डैमेजिंग फॉर द बिजनेस, एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन। फिर ये समझ आ गया कि आपने कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं इन्वॉल्व होना, किसी और को होने भी नहीं देना, और सबको एडवाइस करनी है टू रिफ्रेन। फिर अगला है कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, कोई ऐसी एक्शन नहीं करना विच वुड प्रेजुडिस कैरिंग आउट ड्यूटीज एथिकली। क्या आपका जो ऑडिटी है या क्लाइंट है आपको iPhone 13 लेके देता है, 13 Pro, if you do, it means it will affect your integrity and you may not be able to do the work objectively. It would prejudice carrying out your duties ethically. नहीं कर पाएंगे आप फेवर व्यू, आप डेफिनेटली जब आप फेवर लेंगे तो फिर आप इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। Then it says abstain or refrain from engaging in or supporting any activity that might discredit the profession. कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके प्रोफेशन पे, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के ऊपर कोई क्वेश्चन आए।
And for example, you are working for a business that is engaged in loan sharking, very bad, right? Or maybe you are engaged in an investment business where your investment management team is entirely focused on pumping and dumping. Stock price को बढ़ा के बाद में dump कर देना. Any activity that might discredit the profession, उससे avoid करना. And then finally, contribute to the positive ethical culture, place integrity of the profession above personal interest. जहां आपको माली फायदा आ रहा है, उस माली फायदे को पीछे रख के आपने अपने प्रोफेशन की इंटेग्रिटी को प्रायोरिटी देनी है, which I believe hardly few people would do. But IMA का स्टैंडर्ड आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने प्रोफेशन को अपहोल्ड करना है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देनी है. जो लास्ट स्टैंडर्ड है आपका, द लास्ट सी हियर, दिस इज क्रेडिबिलिटी. अगेन इसमें भी वही है कि इसको भी वायलेट करेंगे. ऑल दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, कि आपने तमाम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है. क्रेडिबिलिटी ये कहता है कि आप एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे वो आपने फेयरली देनी है एंड ऑब्जेक्टिवली. हम चीज ऑलरेडी देख चुके हैं. फेयरली का मतलब किसी बायस के बगैर, ऑब्जेक्टिवली का मतलब है कि आपके रिकमेंडेशंस एनालिसिस शुड बी बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स एंड फैक्ट्स अलोन. उसमें आपने फीलिंग्स नहीं लानी है अपनी. ठीक है. सो कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन फेयरली एंड ऑब्जेक्टिवली. दीज आर बेसिकली वर टू प्रिंसिपल्स. फिर उसके बाद कह रहा है प्रोवाइड इन जो इंफॉर्मेशन ज़ाहिर है आप एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू विल बी इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग. सो प्रोवाइड द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो चाहिए ताकि जो डिसीजन मेकर है उस इंफॉर्मेशन से सही फैसला ले सके. इंफॉर्मेशन अगर आप फेयर और ऑब्जेक्टिव देंगे तो जो यूजर्स उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करेंगे दे विल बी मेकिंग राइट डिसीजंस. तो आपकी रिपोर्ट्स में, एनालिसिस में, रिकमेंडेशंस में फेयर इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है. पर्सनल ग्रज, पर्सनल बायस, प्रेजुडिस नहीं है. राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिपोर्ट्स आपकी फैक्ट्स पे हों, नॉट ऑन द फीलिंग्स. फिर अगला कॉन्सेप्ट इसमें वो कह रहा है कि अगर किसी रिपोर्ट में कोई डिले आता है या किसी रिपोर्ट में कोई डेफिशिएंसी है या कोई टाइमलीनेस का इशू है या कोई प्रोसेसिंग का, आप नॉलेज में लाएं, मैनेजमेंट को नॉलेज में लाएं. अगर आपकी कोई प्रोफेशनल लिमिटेशन अगली से मिला के पढ़ें तो ज्यादा मीनिंगफुल लगेगा आपको. जैसे मैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूं, मैं टैक्स एक्सपर्टीज नहीं है मेरे पास, तो अगर मैनेजमेंट मुझसे टैक्स का काम कर, मैं कहूँ हाँ मैं कर लूंगा इवन दो आई डोंट हैव द एक्सपर्टीज इन टैक्स. तो आपकी जो प्रोफेशनल लिमिटेशन है बताएं या कोई और कंस्ट्रेंट्स हैं बताएं मैनेजमेंट को. तो कम्युनिकेट प्रोफेशनल लिमिटेशंस, अदर कंस्ट्रेंट दैट वुड प्रिक्लूड मींस दैट वुड प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग योर वर्क सक्सेसफुली. बता दे कि मैं नहीं कर सकता. बी वेरी अपराइट. राइट. सो इन दोनों को मिलाएं तो देन इट विल मेक सेंस. Report any delays, deficiencies, issue of timeliness processing, issues in internal controls in accordance with law. कोई प्रोफेशनल लिमिटेशन है या कोई अदर कंस्ट्रेंट है जो आपको प्रिवेंट कर रहा है काम परफॉर्म करने से, तो आप उसको कम्युनिकेट करें, बताएं मैनेजमेंट को, सो दैट मैनेजमेंट शुड टेक सम अल्टरनेटिव मेजर्स. सो ये आपके 4 स्टैंडर्ड थे, विच आई बिलीव मस्ट बी लर्न्ड बाय हार्ट वेरी वेल सो एज टू हेल्प यू आंसर द क्वेश्चन. आखिरी जो पार्ट है आपका ये स्टेटमेंट ऑफ एथिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिस का, ये है रेजोल्यूशन ऑफ एथिकल कॉन्फ्लिक्ट. कि जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है एंड यू आर अनएबल टू डिसाइड व्हाट टू डू, तो ये आपको जो रेजोल्यूशन पार्ट है ये बताएगा क्या करना है आपने. तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. कह रहे जी जब कोई आप सीएमए मेंबर कोई अनएथिकल इशू और बिहेवियर एनकाउंटर करें तो आपको क्या करना पड़ेगा. आपको ये एथिकल कॉन्फ्लिक्ट को अप्लाई करना है, इस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सजेस्टेड अप्रोच को. तो पहला काम आपने ये करना है कि आपने उस सिचुएशन को इग्नोर नहीं करना. नॉट इग्नोर देम. मसला आया, कोई आपने कोई टॉक्सिक वेस्ट रिलीज होते देखा, या आपका जो सुपरवाइजर है आपको वो नंबर्स को फज करने को बोल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में, दी सिचुएशंस आप इग्नोर नहीं करेंगे, रादर आपने इस मसले का हल करना है क्योंकि ठीक नहीं हो रहा. यू हैव टू स्टैंड अप. राइट. तो आप जाहिर आप स्टैंड अप कर रहे हो तो खतरा भी है, जॉब जा सकती है, आपको इसका रिटेलिएशन हो सकती है, हो सकता है आपको फेंटी पड़े, वहां फेंटा भी पड़ सकता है. इट इज पॉसिबल. तो जब आप इस मिशन पे निकल चुके हैं कि हमें इस मसले को हल करना है, तो भाई तैयार रहें. कंसिडर ऑल रिस्क इन्वॉल्व
एंड वेदर प्रोटेक्शन एग्जिस्ट अगेंस्ट रिटेलिएशन, कि अगर आप ये स्टेप ले लेते हैं तो क्या ऑर्गेनाइजेशन आपको बचाएगी? नहीं, तो ये सारे रिस्क देख के चलें। सो कंसिडर ऑल रिस्क इन्वॉल्व, और क्या अगर मैं स्टेप लूं तो क्या मुझे को बचाएगा, क्या कोई प्रोटेक्शन एग्जिस्ट करती है रिटेलिएशन के खिलाफ? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर आगे कहता है वो कि जब आप किसी एथिकल इशू में फंसते हैं तो पहला स्टेप ये कि आपने अपनी कंपनी की एस्टैब्लिश पॉलिसी को फॉलो करना। रिटन पॉलिसीज बताती हैं आपको कि एथिकल प्रॉब्लम आया तो आपने करना क्या, ठीक है। अगर ये नहीं है तो फिर आपने इशू को रिजॉल्व करते हैं, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई ना कोई हल निकालना है आपने। तो हमने देखा कि जी पहला काम तो ये कि आपने खामोशी ना लहरा जिसको क्विकली सी, हमने इग्नोर नहीं करना, हमने इशू के रेजोल्यूशन को सीख करना, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद हमें यह भी देखना है कि रिटेलिएशन हो सकती है, क्या उसके खिलाफ को प्रोटेक्शन है, हम बच सकते हैं, ये भी देखना आपको, राइट। सो आगे अगर आप ऐसे इशू में फंसते हैं तो जो फर्स्ट स्टेप है कि क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी है जो जो बताती है मुझे क्या करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कई कंपनियों में एनोनिमस रिपोर्टिंग सिस्टम्स होते हैं कि जहां अपना नाम बताए बगैर आप कॉल करके बता सकते हैं कि दिस इज हैपनिंग, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए बगैर। लेकिन अक्सर कंपनीज में ऐसा नहीं है, ना कोई पॉलिसी है इस तरह के एथिकल इशू की, ना कोई एनोनिमस रिपोर्टिंग सिस्टम है जहां आप ईमेल या कॉल करके अपना बता सकें व्हाट इज हैपनिंग। तो अगला फिर हल इसका ये बताता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, एथिकल हॉटलाइन का इशू या कोई इस तरह के चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है या पॉलिसी नहीं है, तो फिर आपको ये अप्रोच अपनानी है जी। आपने पहला स्टेप पॉलिसी देखा, पॉलिसी नहीं है, कोई एथिकल हॉटलाइन नहीं है, फिर आपने देखना है कि यार अब मसला किसी ना किसी से डिस्कस करना है, तो आप जाओगे अपने इमीडिएट सुपरवाइजर के पास। लेकिन शर्त यह है कि वो खुद इन्वॉल्व ना हो। अगर आपका इमीडिएट सुपरवाइजर ही आपको पुठे रास्ते लगा रहा है, गलत तरफ लगा रहा है, इफ द सुपरवाइजर अपीयर्स टू बी इन्वॉल्व, तो फिर इसको बाईपास करें और उससे एक स्टेप आगे चले जाएं। लेट्स से आप सुपरवाइजर आपका हैपेंस टू बी द अकाउंट्स मैनेजर, आप ऊपर चले जाएं, सीएफओ के पास चले जाएं, एक स्टेप अप, ठीक है। तो ये आपने हल निकालना है। उसने कहा इग्नोर नहीं, हम ये देखें ऑलरेडी एग्री कर चुके हैं कि हमने इग्नोर नहीं करना, हमें इस मसले का हल निकालना है, रेजोल्यूशन, और ये भी जानते हुए कुछ रिटेलिएशन भी हो सकती है, ठीक है जी। यहां तक आ गया, नहीं निकला हल मसले का, आपका सुपरवाइजर भी हल नहीं कर पाया, उससे अबव भी। आइए मैं कहता है अगर आप मसले में फंसते हैं हमें कॉल करें। आइए में प्रोफेशनल हेल्पलाइन ऑफ एक अनोनिमस हेल्पलाइन जहां आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए बगैर हेल्प ले सकते हैं। आईएमए के काउंसलर बैठे, दे विल हेल्प यू। उसके अलावा आपको फर्दर प्रिकॉशंस देखें, लीगल इश्यूज आ सकते हैं, तो आईएमए आपको रिकमेंड करता है कि आप कंसल्ट करें किसी अटर्नी के साथ, हिज और हर ओन अटर्नी, कि ये सिचुएशन है, अब बताइए कि मेरी इस सिचुएशन, मेरी लीगल ऑब्लिगेशन, राइट्स, रिस्क क्या है। तो लीगल एडवाइस लेना, अदर वर्ड्स लीगल साइड से अपने आप को प्रोटेक्ट करने। ये चीज पहले नहीं थी पिछले स्टैंडर्ड में, ये अटर्नी का और कंसल्टिंग क्लाइंट्स इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अब नए स्टैंडर्ड में उन्होंने एथिक्स में डाला है कि जहां कहीं कोई लीगल इश्यूज आ सकते हैं तो अपने आप को बचाएं, अपनी स्किन बचाएं, कोई ऑब्लिगेशन है, कोई राइट्स, रिस्क कंसर्निंग, तो आपको लॉयर आपको असिस्ट करेगा। अगर आपने लॉयर से डिस्कस किया, आईएमए की हेल्पलाइन कॉल किया, अटर्नी से डिस्कस किया, इमीडिएट सुपरवाइजर से, सीएफओ तक गए, मसले का हल नहीं निकला, तो आईएमए कहता है कि भाई अगर हल नहीं निकला तो कंपनी छोड़ दो। If resolution efforts are not successful, the member may wish to consider dissociating from the organization. कंपनी छोड़ दें। अब ये चलें एथिक्स की हद तक तो ठीक है, but this is quite a serious step where you may decide to leave the organization. Nonetheless, this is what IMA recommends. So हमें 4 स्टैंडर्ड्स को और ये जो एथिकल रेजोल्यूशन ऑफ एथिकल कॉन्फ्लिक्ट के जो 2 स्लाइड्स हैं इनको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, ये कोर है आपके एथिक्स का। तो आइए कुछ क्वेश्चंस में अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द आईएमए स्टेटमेंट ऑफ एथिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिस, अ मेंबर हैज अ रिस्पांसिबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल लिमिटेशन। अभी क्वेश्चन आ गया, प्रोफेशनल लिमिटेशंस हैं, ये वर्ड फौरन आपके दिमाग में शुड रिंग अ बेल कि ये कहां फॉल करते हैं। कॉन्फिडेंस तो नहीं है जी, ना ही कॉन्फिडेंशियलिटी है, ना ही इंटेग्रिटी है, इट फॉल्स इन क्रेडिबिलिटी। एंड हाउ डू वी नो, क्योंकि हमने क्रेडिबिलिटी को मेमोराइज किया हुआ है और क्रेडिबिलिटी में बड़ी क्लियरली उसने कहा कम्युनिकेट प्रोफेशनल लिमिटेशंस। दैट्स वेयर the memorization part helps you. You would know exactly कि ये जो इशू है ये किस स्टैंडर्ड की वायलेशन है, ठीक है जी। डी जवाब आ गया। आगे चलते हैं। आगे कह रहे जी, the IMA member has a
प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग अनएथिकल बिहेवियर, अनएथिकल बिहेवियर आइडेंटिफाई करने में मसला है आपको, और रिजॉल्विंग एन एथिकल कॉन्फ्लिक्ट, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट में इशू आ रहा है, कह रहे जो फर्स्ट एक्शन आपने करना है, रिजाइन फ्रॉम द कंपनी, तो बिल्कुल लास्ट है ना काम। कंसल्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इतना ऊपर नहीं जाना आपने, इमीडिएट सुपरवाइजर के पास जाएं, डिस्कस द प्रॉब्लम विद हिज और हर इमीडिएट सुपरवाइजर और सुपीरियर, प्रोवाइडेड ही इज नॉट इन्वॉल्व। इफ ही इज इन्वॉल्व देन गो वन स्टेप हायर। नाउ वी नो दिस इज बी, बी इज द आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट, सॉरी, दिस इज द नेक्स्ट वन, प्रीवियस स्लाइड, दिस अंडर द एक्सप्रेस टर्म्स। देखें, एक्सप्रेस टर्म्स का मतलब है जहां रिटन है, एक्सप्रेस टर्म्स मींस रिटन, जो हमने पढ़ा उनमें से कहीं एग्जैक्ट ऐसे लिखा होना चाहिए। अंडर द एक्सप्रेस टर्म्स ऑफ आईएमए स्टेटमेंट ऑफ एथिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिस, एन आईएमए मेंबर मे नॉट, हमें क्या नहीं करना, जो बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है इन स्टैंडर्ड में हमने पढ़े। एडवर्टाइजमेंट का वर्ड कहीं नहीं है उन 4 स्टैंडर्ड्स में, सीसीआईसी है भाई वो तो, ठीक है, आपकी कॉम्पिटेंस है, उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी, इन चारों में कहीं वर्ड एडवर्टाइज का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इंक्रोच ऑन दी प्रैक्टिस ऑफ अनदर आईएमए मेंबर, किसी दूसरे आईएमए मेंबर की प्रैक्टिस पे आप हमला करते हैं, बाय शोइंग दैट आई एम अ बेटर सीएमए, ऐसी भी कहीं बात नहीं है, लफ्ज नहीं है ऐसा, ठीक है। व्हाट इज देयर, जो एक्सप्रेसली स्पेसिफिकली मेंशन है, डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अनलेस ऑथराइज और लीगली रिक्वायर्ड। एक मेंबर किसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को रिलीज नहीं करेगा जब तक कि वो लीगली रिक्वायर्ड या ऑथराइज नहीं, ये एग्जैक्ट इसी वर्ड में उन स्टैंडर्ड में मेंशन है। सो दैट्स हाउ मेमोराइजेशन विल हेल्प यू आइडेंटिफाई कि क्या चीज एग्जैक्टली ठीक है। तो इसके बाद एक्सेप्टिंग अदर एम्प्लॉयमेंट व्हाइल सर्विंग एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, ऐसी कतन कोई स्टेटमेंट नहीं है, टोटली इनकरेक्ट है। सो वी आर श्योर इट्स सी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, कह रहे जी, द कंट्रोलर is responsible for directing the budgeting process. In this role, the controller has significant influence with the executive management as individual department budgets are modified and approved. काफी powerful है ये बंदा जी, controller. For the current year, the controller was instrumental. He played a major role. Instrumental means he played a major role in the approval of a particular line manager budget. एक खास लाइन मैनेजर थे, उसके बजट को अप्रूव करने में आपने बड़ा मेजर रोल प्ले किया, और आपने उसके बजट पे कोई कट भी नहीं लगाई, विदाउट मॉडिफिकेशन, इवन दो सिग्निफिकेंट रिडक्शंस वर मेड टू द बजट सबमिटेड बाय अदर लाइन मैनेजर्स। कह रहे बाकी जो मैनेजर्स एबीसी है उनको बजट कट लगी है, इस मैनेजर की आपने बजट कट नहीं लगाई और आपने बजट अप्रूव करवा दिया। अब मैनेजर, लाइन मैनेजर तो खुश हो गया वो। तो एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, the line manager in question has given the controller a gift certificate for a popular local restaurant. आपको उसने गिफ्ट सर्टिफिकेट दी है, ये सब मौजें करें, जाके खाना खाएं एक बेहतरीन होटल में। अब मे बी यू आर राइट कि आपको उसको बजट कट नहीं देनी थी क्योंकि उसकी डिपार्टमेंट की सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन ये जो गिफ्ट आपने ले लिया, गिफ्ट सर्टिफिकेट, इसमें मे बी यू आर नाइस पर्सन, वेरी ऑनेस्ट एंड अपराइट, बट दिस गिफ्ट सर्टिफिकेट हैज पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर इंटेग्रिटी। ना होने दें ऐसा, आप साफ दिखें, साफ हों, you have to be clean, you have to look clean, and that's what integrity tells you. In considering whether or not to accept the certificate, the controller would refer to which of the sections. अब clearly इसमें competence तो नहीं है, confidentiality भी issue नहीं है, देखला credibility नहीं। We are very sure once you have learned it, mitigate actual conflicts of interest, avoid apparent conflicts of interest. आपने साफ दिखना भी है और आपने साफ होना भी, ये बड़ा एक्सप्रेसली मेंशन है इंटेग्रिटी में। सो नाउ वी आर श्योर दैट इट इज इंटेग्रिटी, दैट इज सी, ऑप्शन सी, एंड दिस इज द फर्स्ट लाइन इंटेग्रिटी। जनाब नेक्स्ट है आपका if a member, if an IMA member, चाहे स्टूडेंट मेंबर या प्रोफेशनल मेंबर, if an IMA member discovers unethical conduct in his or her organization, आपने गड़बड़ देखी है कोई, and you fail to do anything, आपने कुछ नहीं किया, तो आप you will be in violation of which of the following ethical standards. एक गड़बड़ देखी आपने लेकिन आपने you didn't act, so you are basically violating which of the following situations. So what you've done, refrain from engaging in any conduct that would prejudice carrying out your duties correctly. ये रिपोर्ट ना करना, ये आपकी ड्यूटीज को करेक्टली परफॉर्म आपने नहीं किया, सो ये वायलेट हुआ। Refrain from engaging in any conduct that would prejudice carrying out duties correctly. तो आपने अपनी ड्यूटीज को करेक्टली अदा नहीं किया, दिस इज ट्रू।
दिस इज ट्रू एंड दिस कम्स अंडर द स्टैंडर्ड इंटेग्रिटी। इसको अगर मेमोराइज करेंगे तो आप देखेंगे ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली इंटेग्रिटी के अंदर है। कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन फेल इन ऑब्जेक्टिवली, चूंकि इन्फॉर्मेशन विदहेल्ड किया आपने तो ये कम्युनिकेट, इस चीज को भी वायलेट किया, ये आपका क्रेडिबिलिटी में आता है। तो आपने इंटेग्रिटी को भी वायलेट किया, आपको एमसीक्यूज पूछ सकता है कि जी कौन कौन से स्टैंडर्ड वायलेट हुए हैं। तो ए इंटेग्रिटी, ये भी वायलेट किया आपने इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके। इन्फॉर्मेशन चूंकि आपने फेयरली ऑब्जेक्टिवली नहीं दी तो आपने क्रेडिबिलिटी को भी वायलेट किया, ये भी गड़बड़ किया आपने। डिस्क्लोज ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन that could reasonably be expected to influence an intended user's understanding of reporting, analysis or recommendation. चूंकि इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दे रहे तो आपका ये सी पार्ट विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी स्टैंडर्ड इज ऑल्सो वायलेटेड। तो पूरी कहानी का बात ये कि ए भी वायलेट किया इंटेग्रिटी, बी वायलेट किया क्रेडिबिलिटी, सी वायलेट किया क्रेडिबिलिटी। सो बेसिकली यू हैव वायलेटेड इंटेग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी बोथ, हेंस ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट एंड डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट कह रहे जी एक नया मैनेजमेंट अकाउंटेंट भाई आया है। ही इज कंसर्न अबाउट कंप्लाइंग विद द एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपिटेंस इन द आईएमए स्टेटमेंट ऑफ एथिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिस व्हिच इज द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द स्टैंडर्ड कंपिटेंस। कह रहे कंपिटेंस में क्या रिक्वायर्ड नहीं है। आइए रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं। प्रोवाइड रिकमेंडेशन दैट आर एक्यूरेट एंड टाइमली, इट इज पार्ट ऑफ कंपिटेंस, अभी हमने देखा। परफॉर्म ड्यूटीज इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट रेगुलेशंस स्टैंडर्ड्स, ये भी अभी हमने देखा। रेलेवेंट लॉज बिल्कुल कंपिटेंस में आता है। एनहांस नॉलेज एंड स्किल्स, ये भी स्पेसिफिकली कंपिटेंस में आता है, हमने पढ़ा अभी एग्जैक्ट वर्डिंग में। ये कहीं नहीं पढ़ा कि जी मेंटेन एक्सपर्टीज इन ऑल एरियाज ऑफ अकाउंटिंग, कि हर एरिया ऑफ अकाउंटिंग में एक्सपर्टीज चाहिए, कहीं स्टैंडर्ड में मेंशन नहीं, और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। अब आई एम इन अकाउंटिंग प्रोफेशनल फॉर द लास्ट 27 ईयर्स, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे अकाउंटिंग के हर एरिया में एक्सपर्टीज है। दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, सो यू कांट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड। So that makes A to be the correct option. ऐसी कोई बात नहीं कीजिए। आइए मैंने आगे चलते हैं। कहते हैं in accordance with the IMA statement of ethical professional practice, a member who fails to perform professional duties in accordance with the relevant standards, acting contrary to which one of the following standard, अगर आपने स्टैंडर्ड के मुताबिक काम नहीं किया तो किस स्टैंडर्ड के खिलाफ आप काम कर रहे हैं? Clearly is competence, not confidentiality, integrity or credibility. So this is competence. How do we know? एग्जैक्टली बता रहा है आपने काम को रेलेवेंट लॉज, रेगुलेशंस और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करना है। नहीं करोगे तो आप कॉम्पिटेंस को वायलेट कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए। व्हेन इज एन आईएमए मेंबर परमिटेड टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू इंडिविजुअल्स और अथॉरिटीज आउटसाइड? नॉर्मली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हम डिस्क्लोज नहीं करते आउटसाइड, कहता कब करनी पड़ेगी आपको, आपका करना जरूरी है। आइए देखते हैं बारी बारी। कह रहे जी ethical conflict exists and the board has refused to act. Refuse क्वेश्चन बड़ा क्लियरली समझिए। उसने कहा कि किस सिचुएशन में एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए आपको करनी पड़ेगी। कह रहे ethical conflict exists and the board has refused to act. अगर बोर्ड ने रिफ्यूज कर दिया काम को, इवन देन हम पे कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम जाके उस चीज को पब्लिकली या कोई लीगल अथॉरिटी के आगे दें। सो इवन देन, इवन बोर्ड रिफ्यूज टू एक्ट, आप कंपनी छोड़ दें। हमने पढ़ा कि अगर टॉप लेवल तक चले गए, हाल नहीं निकला, कंपनी छोड़ दें, लेकिन इंफॉर्मेशन को बाहर ना दें। ठीक है, इवन नो वन एग्रीज टू डू एनीथिंग, कंपनी छोड़ दें, इंफॉर्मेशन को ना डिस्क्लोज करें। इंफॉर्मेशन कब डिस्क्लोज करनी है आपने? जब ऐसी इंफॉर्मेशन लीगली रिक्वायर्ड है, आपको देनी है अंडर द लॉ। कोर्ट आपको बुलाती है, कोर्ट कटहरे में खड़ा करती है, बोलें जी विटनेस बॉक्स में, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा। कानून ने कहा तो फिर बोलना पड़ेगा। अदरवाइज कंपनी रिफ्यूज करती है, सीएफओ नहीं मानता, छोड़ दें, रिजाइन कर दें, लेकिन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकती। सो बी इज ट्रू सो फार कि कानून कह रहा है बोलो तो फिर बोलें। आईएमए मेंबर नोइंगली कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली थ्रू अ सबऑर्डिनेट, आप खुद भी नहीं कम्युनिकेट करेंगे, किसी सबऑर्डिनेट के थ्रू भी नहीं करेंगे। यू डोंट डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन आउटसाइड अनलेस इट इज लीगली रिक्वायर्ड। D, an officer at the IMA members bank has requested information on a transaction that could influence the firm stock price. ये तो कतई नहीं करनी चाहिए कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे स्टॉक प्राइस इफेक्ट हो, ये तो बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, ये बात गलत है। जनाब जवाब बना बी। आगे देखें। कह रहे जी IMA statement of ethical professional practice requires an IMA member to follow established policies of the organization when faced with an ethical conflict. If these policies do not resolve the conflict, policies से मसला हल नहीं हुआ, क्या करना है?
कह रहे जी कंसल्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इमीडिएटली, नॉट इमीडिएटली, आपको इमीडिएट सुपीरियर से डिस्कस करना है या एक स्टेप अबव, तो ये नहीं सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास चले जाए, दिस इज रॉन्ग अप्रोच। कह रहे डिस्कस द प्रॉब्लम विद द इमीडिएट सुपीरियर इफ ही इज इन्वॉल्व, अगर वो इन्वॉल्व है तो फिर उससे डिस्कस ना करें। सी कम्युनिकेट द प्रॉब्लम टू अथॉरिटीज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, नो, यू कैन ओनली कम्युनिकेट इफ इट इज लीगली रिक्वायर्ड, तो यहां हम कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं देंगे, गलत है ये बात। फिर क्या करें, कॉन्टेक्ट द नेक्स्ट हायर मैनेजरियल लेवल इफ इनिशियल प्रेजेंटेशन टू द इमीडिएट सुपीरियर डज नॉट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, अगर सुपीरियर से मसला हल नहीं हुआ फिर एक स्टेप आगे जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी, डी जवाब था। कह रहा ए एम्प्लॉय ए observes that employee B is improperly altering department records to meet month end goals, कि employee B जो है वो documents change कर रहा है, numbers change कर रहा है, these records are for internal use only, सिर्फ internal use के लिए, and they do not impact the company's financial records, financial records को affect नहीं कर रहे, गड़बड़ तो है। Employee A notifies her supervisor for the impropriety, and the supervisor advises employee A that she instructed employee B to alter the records and an adjustment would be made the subsequent month to correct the records. उसने सुपरवाइजर को बताया, सुपरवाइजर कहता कोई मसला नहीं, मैंने इसको कहा है, अगले महीने हम ठीक कर देंगे। अब गड़बड़ तो है, इवन इससे अभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड इफेक्ट नहीं हो रही, लेकिन दिस इज समथिंग यू नीड टू रिपोर्ट। व्हाट एम्प्लॉई शुड डू, एडवाइज द सुपरवाइजर दैट हर बिहेवियर वाज अनएथिकल एंड डू नॉट कम्युनिकेट द इम्प्रॉपर्टी इन एनी वे, ये कि उसको कहें जी बात गलत है और आगे कम्युनिकेट ना करें, ये बात ठीक नहीं है, आपको जाना है एक स्टेप आगे, ठीक है। Follow the organization's established procedures on the resolution of such a conflict, अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो पॉलिसी को फॉलो करें, क्योंकि यहां कहीं जिक्र नहीं कि उसने पॉलिसी देखी है कि नहीं देखी, पहला स्टेप ये होना चाहिए। डू नथिंग, नो, हमने अभी पढ़ा कि हमें कुछ ना कुछ हल निकालना है, वी हैव टू सीक अ सोल्यूशन, वरना कंपनी छोड़ दें, हमें आईएमए यही कहता है। कम्युनिकेट द अनएथिकल बिहेवियर टू एक्सटर्नल अथॉरिटीज, ये भी अलाउड नहीं है, ओनली व्हेन इट इज लीगली रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब जो करेक्ट स्टेटमेंट बनी कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स देखने, इनसे मसला हल ना हुआ तो फिर मैं अपने सुपरवाइजर से एक स्टेप आगे जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। सी इज द आंसर, सॉरी बी, बी इज द राइट ऑप्शन, दैट्स द मार्क वन। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, गुड वन। A new accounting clerk at a firm that had recently terminated several employees due to budgetary cutbacks accidentally viewed a supervisor's bi-weekly paycheck. एक नया अकाउंटिंग क्लर्क है, उसने एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जहां बहुत सारे लोगों को डिसमिस किया गया है बजट कट की वजह से, तो उसकी नजर पड़ी है एक सुपरवाइजर की बाई वीकली चेक्स की। नॉट रियलाइजिंग दैट द पे चेक इंक्लूडेड इन एनुअल बोनस, जो पे चेक देख रहे हैं उसके ऊपर जो अमाउंट है वो एनुअल बोनस की है, द अकाउंटिंग क्लर्क एरोनियसली मल्टीप्लाइड द ग्रॉस पे बाय 26, उसे सिंपली जो अमाउंट चेक पे थी उसको 26 से मल्टीप्लाई किया ताकि उसकी एनुअल सैलरी निकाल सके। ये रियलाइज नहीं किया कि इस चेक पे जो अमाउंट है वो उसका बोनस शामिल है उसमें। The accounting clerk was amazed that the supervisors appeared to earn more than twice the local average for employees in an accounting supervisory role. तो जो अमाउंट बनी है वो मार्केट रेट से डबल पे है। अकाउंटिंग क्लर्क डिस्कस दिस सिचुएशन विद अ फ्रेंड, क्लर्क ने अपने फ्रेंड से डिस्कस की। वो फ्रेंड कौन है? अ रिसेंटली टर्मिनेटेड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एक ऐसा एम्प्लॉय जो कभी कंपनी से निकाला गया था, who now worked for a local newspaper, अब वो एक न्यूज़पेपर में काम करता है, उसको तो वो जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी मिल गई। As a result of this discussion, the supervisor's outrageous salary was made public. लेकिन न्यूज़पेपर में आ गई कहानी, ये काम गलत हुआ। अकाउंटिंग क्लर्क का कोई काम नहीं था, जब ये बंदा जॉब छोड़ चुका तो ही इज एन आउटसाइडर, उसको नहीं बात करनी चाहिए थी। So which of the following standard of IMS statement of ethical professional practice did the accounting clerk action violate? Clearly it is confidentiality, इसमें कोई डाउट नहीं हमें, और एक्सप्लिसिटली यहां भी कह रहा है कि आपने इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है, अनलेस इट इज लीगली रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ नहीं था, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए। दैट एंड्स योर टॉपिक एथिक्स फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग।